आप उसको हुक्म देते हैं ना कुछ करने का, बाद में जब GAI है उसको आप शायद हुक्म देने की पोजीशन में नहीं रहेंगे। सो उस तरह से नहीं देखना चाहिए उसको कि भाई पहले भी टेक्नोलॉजी आती थी, लोग ऐसे ही बिहेव करते थे और फिर वैसे। सो पीपल वी शुड इवॉल्व इट विथ कॉशियस एंड आई विल कम टू द चैलेंजेस। और हमारे स्पीकर साहब सर जो थे तो उनके ही बात को कुछ एक्सटेंड करते हैं, मैंने कुछ कॉन्क्रीट चैलेंज लाए हैं आपके पास, उसमें डिसेलरेटिंग की बात है, मैं उस पर भी बात करूंगा। एक तीसरा ग्रुप भी है लोगों का जो समझता है कि भाई दोज हु आर इकोनॉमिक सेंटर्ड थिंकिंग ना, जैसे सर भी कह रहे थे कि भाई आप अगर क्या ऑब्सोलीट नहीं होना चाह रहे हैं तो फिर AI से अकस्टम हो जाइए और उसको सीखिए और स्किल सेट को बढ़ाइए, तब फिर कहीं जाकर आप एक ग्रुप ऑफ पीपल है। एंड एक ग्रुप है जो बिल्कुल टेक शाय ग्रुप जिसको कहते हैं, हर बार रहता है और AI के लिए भी है, और वो लोग वो हैं जो कि टोटली अगेंस्ट में, वो कहते हैं कि कुछ नहीं करना चाहिए, सब बंद कर देना चाहिए, सारी दुकान उठाओ लपेटो बंद करो। प्योर कैपिटलिस्ट एजेंडा है, प्योर एक क्रोनी कैपिटलिस्ट एजेंडा है और उसको बंद कर देना चाहिए। तो ये एक पूरा ग्रुप है। और ये जो क्वार्टेट है ना, हमको इन सब का मिक्सचर करते हुए कुछ ना कुछ हमको सोचना पड़ेगा। हम ज्यादातर अपने आप को कॉशियस की लाइन में फॉल करेंगे, हम सब जो एक ग्लोबल सिविलाइजेशन का ख्वाब देखते हैं, जो समझते हैं कि हमारे पास प्रिंसिपल हैं जिन पर एक ग्लोबली ऑल टुगेदर न्यू सिविलाइजेशन को इवॉल्व किया जा सकता है। ऐसे सब जो लोग हैं वो कॉशियस के हवाले से जाने जा सकते हैं। मैं हेड करता हूं तावक्तिया मुझे कोई बंदा मिल न जाए। और इस्लामिक पर्सपेक्टिव्स इन डिस्रप्टिव टेक्नोलॉजीज में हम जितनी डिस्रप्टिव टेक्नोलॉजीज हैं उसका इस्लाम इंस्पायर्ड पैराडाइम डेवलप करना चाहते हैं। तो इसका क्या होगा? हम समझते हैं देयर आर वेरी फंडामेंटल इश्यूज इन सेक्युलर ह्यूमनिस्ट फ्रेमवर्क फॉर मोरालिटी व्हेन इट कम्स टू AI। तो इस्लाम कैसे करता है? तो इस्लाम सबसे पहले पोजिशनिंग करता है, बहुत डीप में है, मैं आपको मोटा मोटा बताता हूं। सबसे पहले पोजिशनिंग करता है ह्यूमन बीइंग्स का और इस कायनात का क्या रिश्ता है, खुद ह्यूमन बीइंग कौन है, हु ही इज। सो एक तो वेस्टर्न सेकुलर पर्सपेक्टिव है कि वो एक दूसरी स्पीशीज की तरह ही स्पीशीज है, धीरे धीरे इवॉल्व हुआ और नाउ ही इज व्हाट ही इज। एक है कि कैसे आया ये तो नहीं मालूम एग्जैक्टली, लेकिन किसी ने बनाया है और एक पर्पस के साथ भेजा है। तो मीनिंग और पर्पस दोनों हमारे पास है, उसको हम इस्लामिक वे से देखते हैं। तो पहली एथिकल बुनियाद इंसान की मौजूदगी इस कायनात में क्या है, इसको पोजीशनिंग कहते हैं। तो हमारे पास वो पोजीशनिंग है 3 आइडेंटिटीज के हवाले से। पहला है खल्क, यानी वो क्रिएट किया गया है। दूसरा है अब्द, यानी वो अल्लाह का बंदा है। और तीसरा है खलीफा, यानी स्टीवर्डशिप। सो द फर्स्ट aspect of any morality in Islam will start with the positioning of human being, who he is. And in that we have 3 broad identities which are interconnected and interdependent as well. ये पहली चीज है। सेकेंड जो बहुत इंपॉर्टेंट मोरल एस्पेक्ट है वो ये कि हम डिओंटोलॉजिकल फ्रेमवर्क और कॉन्शियस फ्रेमवर्क के बियॉन्ड जाते हैं। हमारे यहाँ नियत का बहुत एक तस्वर है। नियत, आपकी नियत क्या है? अगर सब कुछ टेक्नोलॉजी अच्छी हो के सबको फायदा मिल रहा है तो डिओंटोलॉजिकल और कॉन्शियस फ्रेमवर्क में इट्स परफेक्टली ओके, आपकी नियत ख्वाब कुछ रही। सो आउटकम्स जो है इस्लाम में, आउटकम भी अहम है और उस आउटकम के लिए की जाने वाली कोशिश की नियत भी अहम है। सुपरफिशियली ये बहुत सिंपल लगता है, ये क्या बात हुई, लेकिन ये बहुत डीप कॉन्सिक्वेंसेस है इसके। सो हमारे पास कैसे किया जाएगा इसका भी एक इंपॉर्टेंस है, और उससे क्या बन के निकलेगा उसका भी एक इंपॉर्टेंस है, राइट। सो हमारे इथिकल फ्रेमवर्क में डिओंटोलॉजी और कॉन्शियस फ्रेमवर्क के बियॉन्ड भी कुछ चीजें हैं जिसमें निया और वही गजालियन पैराडाइम में नियत की भी बहुत अहमियत है। सत्र का एक लफ्ज हमारे यहाँ बहुत अहम है।
तो एक सत्र तो वो है जो हम और आप आमतौर पे उसको छुपाने के हैं। सो प्रिवेसी का एक बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है इस्लाम में, एंड इट हैज अ ट्रांसेंडेंटल कंपोनेंट टू इट, एंड इट गोज बियॉन्ड द टिपिकल फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ सत्र। वो प्रिवेसी का ट्रांसेंडेंटल कंपोनेंट ये है कि एसेंशियली इस्लाम में पब्लिक और प्राइवेट लाइफ डिवाइड नहीं है। हमारा सत्र का कॉन्सेप्ट फहश के पैराडाइम से निकलता है, यानी हर वो चीज प्राइवेट होगी जिससे फहश फैल सकता है। ये बहुत मतलब लार्जर फिलोसफिकल बात मैं आपके सामने बोल रहा हूं, बट दैट्स हाउ आई थिंक एंड दैट्स हाउ वी हैव बीन टॉट बाय द टेक्स्ट। हमारा सत्र का पैराडाइम, हमारे प्रिवेसी का, हमारे यहाँ पब्लिक प्राइवेट लाइफ कुछ नहीं है। हमारे यहाँ प्रिवेसी का फंडामेंटल पैराडाइम फहश के नहीं प्रमोशन से इवॉल्व होता है। इसलिए हर वो चीज प्राइवेट है जो फहश के या उसके औरा के बियॉन्ड जाएगी। औरा एंड वारा त औरा, तो वो सब प्राइवेट है। तो ये चीजें हमको समझनी पड़ेंगी। ये तीसरा हुआ ना, तो पहला हुआ पोजिशनिंग एआई के लिए, दूसरा एआई की एथिक्स के लिए सबसे पहली पोजिशनिंग है, दूसरा निया है, यानी हम एआई क्यों डेवलप करना चाह रहे हैं, कितनी डेवलप करना चाह रहे हैं, तो नियत क्या है हमारी, राइट। और चौथा है अदल, जस्टिस, दैट इज वेरी सेंट्रल टू इस्लामिक टेनेट्स ऑफ मोरालिटी। अदल, justice is not that comprehensively encapsulate the meaning of adl, to be frank with you. Adl is something much more than justice alone. Anyway, so adl jo hai, that is the four fundamental moral ethical principle for developing an AI ethics. Now, these are in short 4 or 5 domains or principle on which we will evolve a moral AI. And I would like you to read the last one. I'll explain 3-4 of them. These are the challenges for the professional. I would have loved to hear it from the man who delivered that, on that topic. You see the last one. Whether the goal should be to maximize welfare for the majority or to prioritize the recognition of static intrinsic human value. What are static intrinsic human values? They are the value which regards to creativity, with regards to patience, with regards to mercy. They are intrinsic. So, even if this leads to decelerating certain AI technology, so our fundamental premise for developing an AI would be to protect the intrinsic human values. If the intrinsic human values are killed by AI, we will decelerate such AIs. And this is something big. And this solves a very fundamental problems in Western secular ethics. Because what are intrinsic values? There is a debate in it. There's a huge debate. तो वो intrinsic human values कौन सी है, static intrinsic human values कौन सी है, वो हमको कुरान बताता है। वो ट्रांसेंडेंटल है हम हमारे लिए। जो नहीं मानते हैं हमको उनसे, हमारे लिए जो इस बात पे यकीन रखते हैं कि कुरान अल्लाह की किताब है और उसमें उसने हमको ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा बताया है, उन लोगों के लिए स्टैटिक इंट्रिंसिक ह्यूमन वैल्यूज़ डिफाइंड है। हमारे एआई डेवलपमेंट का फंडामेंटल प्रिंसिपल ये होगा कि हर वो चीज़ जो स्टैटिक ह्यूमन इंट्रिंसिक वैल्यू को डीवैल्यू करे, उसका कत्ल करे, उसको डीमोटिवेट करे पब्लिक में, हम उसको डेवलप नहीं करेंगे। ये तो बहुत सबसे अहम बात इसलिए सबसे पहले कही। अब 2-3 मिनट और है मेरे पास, इसलिए पहले का था। जो सबसे बड़ा चैलेंज हम सब लोगों के सामने वो डीहेजेमनाइजिंग द वेस्टर्न इथिकल बेंचमार्किंग है।
हमारी इथिकल बेंचमार्किंग अलग है, वेस्टर्न सेक्युलर इथिस्टिक ह्यूमनिस्ट फ्रेमवर्क की बेंचमार्किंग अलग है. वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, ऑल ऑफ आवर प्रोफेशनल्स. इसका नुकसान इसके फायदे से ज्यादा है, शायद अभी हुई नहीं है, आई डोंट नो. सो दूसरा, एंड इवॉल्विंग लीगल डिस्कोर्स फॉर लॉ, अलग अलग आए, कभी आते भी हैं कभी नहीं भी आते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों सही है. जैसे चैट जीपीटी को मैंने कहा कि इस्लाम और सोसाइटोलॉजी पे मुझे 10 बेस्ट किताबें दीजिए. उन्होंने 10 किताबों के जो नाम गिनाए, उनको जब क्रॉस चेक किया तो उसमें से 7 किताबें एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, है मेरे पास अभी. फिर मैंने उनसे कहा कि भाई आपने तो जो बताया वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उन्होंने उस पर अपोलोजाइज कर लिया चैट जीपीटी ने. तो ऐसा होता है क्योंकि वो LLMs हैं, तो LLMs कैन गो आवरी, और वो कह रहे हैं कि भाई हम ऐसा कर सकते हैं. तो वी एब्सोल्युटली गिव देम द the room and the space. We are not against all these things. These are normal things. Same is true for biasness and all that aspect. You have to give room. It is telling it to you. So, लेकिन जो अनसर्टेनिटीज हो सकती हैं फ्यूचर में, उसकी इनविजनिंग एक बड़ा चैलेंज है. और उसके बाद दूसरा बड़ा चैलेंज वुड लाइक टू कन्वे टू यू. सो इंशाल्लाह आई विल स्टॉप हियर and inshallah I'll take the questions.